ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। इसमें आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक फॉर्मल डेफिनेशन पूछी जाएगी, ओके, और रेडियस ऑफ जायरेशन की फॉर्मल डेफिनेशन पूछी जाएगी। सो हम डायरेक्टली उसी पे चल जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमारे पास अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अगर कोई फिक्स्ड एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है और उसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इट इज नथिंग बट द सम ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, यानी वो उन सब टर्म्स का टोटल होगा जिन टर्म्स में क्या क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट ऑफ मास, देखो मास सब में आ रहा है, एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। साथ ही में उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर मिलेगा, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएगी, रोटेशनल एक्सिस से मेजर की जाएगी। तो डायग्राम में देख लीजिए, m1 है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r1 है, m2 है, इसकी कितनी है, r2 है, m3 कितनी है, r3 है। तो ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है पूरी बॉडी का। सो अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, यानी किसी बॉडी का किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, इट इज द सम, वो टोटल होता है किस टर्म्स का, हर उस टर्म का जिसके अंदर मास का प्रोडक्ट होगा, किसके साथ प्रोडक्ट होगा, उसकी खुद की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ली जाएगी, उन सब का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो टर्म मिलेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में करना है तो समेशन इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा और एम आई की जगह आ जाएगा मास एलिमेंट डीएम आ जाएगा। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ जायरेशन की। तो रेडियस ऑफ जायरेशन की आपको डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक देनी है। तो देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन को मैं समझाती हूँ आपको कि मान लीजिए आपके पास बॉडी दी हुई है, बॉडी आपके पास दी हुई है, ये पहले मैं समझा देती हूँ। इसमें सपोज कोई एक पॉइंट आपके पास ऐसा हो, एक कोई पॉइंट ऐसा हो जिसपे आप पूरी बॉडी का मास फोकस्ड मान सकते हो, कंसंट्रेटेड, सारी बॉडी का मास जो है अगर किसी एक बिंदु पे केंद्रित माना जाए, मान लीजिए वो बिंदु क्या है, पी है, ठीक है। अब क्योंकि इस पे सारी बॉडी का मास केंद्रित मान लिया गया है तो हम पूरी बॉडी का मास ही ले लेंगे और वो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। और हमारी जो एक्सिस है वाई वाई प्राइम है, उससे इसकी जो लंबवत दूरी है वो मान लीजिए कैपिटल के है। अगर इस कैपिटल के स्क्वायर को पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है जो कि इक्वेशन 1 से मिला था, मतलब आई, मतलब समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। तो इस के को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, इफ अ पॉइंट इज अज्यूम्ड इन द बॉडी, यानी बॉडी में अगर कोई ऐसा पॉइंट अज्यूम किया जाए वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, जहां पर पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड फोकस्ड माना जा सके, एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बिंदु की लंबवत दूरी का स्क्वायर करने पर और उस स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाए बाय द होल मास ऑफ द बॉडी, यानी कैपिटल एम से इस दूरी को, दूरी के स्क्वायर को यदि एम से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, और बस इतना सा आपको करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है। थ्योरम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। दो थ्योरम होती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सबसे पहले हम आते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले मैं समझा देती हूँ कि वो कहना क्या चाहता है इसमें। यदि हमें कोई 2 डायमेंशन प्लेट दी हुई है, 2 डायमेंशन की प्लेट दी हुई है, और मान लीजिए वो कौन से प्लेन में रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। एक्स के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए आई एक्स है, और वाई के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है। तो तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन बिंदु से गुजरे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन बिंदु कौन सा है, ओरिजिन है, और जेड अक्ष जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी है। हमारा जो 2D प्लेट रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है जेड अक्ष, और उस जेड अक्ष के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़े तो ये थ्योरम कहती है कि वो आई एक्स
और आई वाई के टोटल के बराबर होगी। तो पिक्चर में आपको एक बॉडी दी हुई है पर वो 3 डायमेंशन नहीं है, वो 2 डायमेंशन है और वो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है और जेड जो है वो हमारे पेपर का प्लेन, जो स्क्रीन का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रही है। तो चलिए थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना, लेमिना कुछ नहीं होता है, 2D प्लेन जैसी बॉडी होती है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी जो बॉडी है हमारी उसके तल के लंबवत कोई अक्ष है और उस अक्ष के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो इक्विवेलेंट होता है सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन, यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली का मतलब होता है जो एक दूसरे के लंबवत हो, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी है और वो इसी के प्लेन में लेनी है। अब इसका प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है, तो जाहिर सी बात है दोनों एक्सिस कौन सी होगी, एक्स और वाई, और हमें इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि कितना है आई एक्स और आई वाई। व्हेन द डिजायर्ड एक्सिस, डिजायर्ड का मतलब है आई जेड, जेड वाली, पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जो मैंने पहले ही बताया था कि जेड का जो है गुजरना कहाँ से होना चाहिए, एक्स और वाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से होना चाहिए। तो इसका बस आपको एग्जाम में ये पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है और वो कितना होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, सबसे पहले बॉडी का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। तो बॉडी हमारी यहाँ पे इस तरह से रखी हुई है जैसे भी है, ये वाई है ये एक्स है। तो डायग्राम में देखिए जब भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, अगर आप एक्स के अबाउट ले रहे हो, एक्स के अबाउट ले रहे हो तो पार्टिकल यहाँ पे है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वाई है, तो द्रव्यमान को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वो आपका कितना हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। सिमिलरली आई वाई जब लोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिल रही है आपको, एक्स मिल रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो आपके पास कितना आ रहा है, आई एक्स तो आ जाएगा समेशन एम वाई स्क्वायर, आई वाई आ जाएगा समेशन एम एक्स स्क्वायर। अगर हम दोनों का टोटल करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड एक्सिस आपके पास कौन सी मिल रही है, ये ओ जेड एक्सिस मिल रही है। तो अब इसकी जो पिक्चर है वो किस तरह से बनेगी, जस्ट अ मिनट, इसकी पिक्चर देखिए। इसका मतलब बॉडी कुछ इस तरह से है, बॉडी आपकी कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से बॉडी थी, ठीक है, ये जेड एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर गुजर रही है और इसी प्लेन में आपके पास यहाँ पे मान लीजिए x है और यहाँ पे आपके पास y है, ये इसी प्लेन में है। तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट P था और आपने इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, इससे परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है z के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी और ये आपका z हो जाएगा, z एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होगी और ये वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपने निकाली है। क्योंकि देखो कोई भी प्लेन होगा उसके अगर परपेंडिकुलर को एक्स लोगे तो कहीं पर भी बिंदु हो, कहीं पर भी कोई बिंदु हो, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो अब इसको इमेजिन कीजिए इस वाले डायग्राम में कि जो OZ है वो पीछे की तरफ जा रही है, तो आपका जो OZ के सापेक्ष OZ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो पार्टिकल को सीधा O से मिला दो। कैसे, इसमें देखो पार्टिकल है और ये O बिंदु था और पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल तो बॉडी पे ही होगा, तो इन दोनों को मिलाने से आपको क्या मिल जाएगी, OP जो डिस्टेंस होगी वो OZ एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और डायग्राम के हिसाब से वो डिस्टेंस कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रही है। तो आपका IZ जो होगा वो समेशन M OP स्क्वायर होगा, OP की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। इसका मतलब IZ इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई आपका हो गया और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आती है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट ये कहता है कि ये देखिए, सपोज आपके पास 2 डायमेंशन का लेमिना है, मतलब इस बार भी जो बॉडी है वो 2D में है आपके पास और आपको क्या दिया हुआ है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है G पॉइंट पर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली एक्सिस जो कि आपकी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है ना, बॉडी के दिख रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर है AB एक्सिस और इसके अबाउट मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I नॉट और इसके अबाउट है I, यानी कि हमें निकालना है बेसिकली I। और I कैसे निकालेंगे और उसको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्यों कहा गया है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है, और मान लीजिए इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी आपको दी हुई है D और पूरी बॉडी का मास दिया हुआ है M। तो ध्यान रखना इस ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी एक्सिस, किसी भी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर आपको जो एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली एक्सिस के पैरेलल हो,
तो जो वाई वाई प्राइम है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। यानी कि अगर आपको किसी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है आई नॉट, तो उसी के पैरेलल दूसरी कोई अगर आपको अक्ष दी हुई है और पूछा जाए कि उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये थ्योरम कहती है कि जो आई होगा वो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है विच इज आई नॉट, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है पूरी बॉडी के मास m से और दोनों एक्सिस के बीच की लंबवत दूरी के स्क्वायर से विच इज एम डी स्क्वायर। सो दिस इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट पढ़ा देती हूँ। तो the moment of inertia of a rigid body about any axis of rotation, about any axis of rotation मतलब ये वाला है, is equivalent to the sum किस किस का लेना है, of the moment of inertia about the axis parallel to it, इसके पैरेलल होनी चाहिए ये वाली, and passing through its center of gravity, center of gravity से पास होनी चाहिए, and the product of body of mass यानी कि m और द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, इसके स्क्वायर के पैरेलल का, और इसका सम करना है आई नोट से, वो किसका बराबर होगा, आई के बराबर होगा, एंड दैट वी हैव टू प्रूव। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आपको ये चीजें छोड़ देनी है, ये चीज एग्जाम में नहीं लिखनी है, सीधा सा आप इस पे आ जाइए। ये स्टेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर अपन चलते हैं, तो सबसे पहले डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम में चलने के लिए ओपी की वैल्यू निकालते हैं जो कि ओ क्यू प्लस क्यू पी स्क्वायर होगी। तो थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, हमें कोई रैंडम पार्टिकल लेना है बॉडी में, पार्टिकल पॉइंट पी जहां पर मास एम है, और हमें ओ और जी को मिलाना है। जाहिर सी बात है ओ जी जो है वो दोनों ही एक्सिस के लंबवत है, और इस जी को आगे की तरफ लेके जाना है और बिंदु पी से एक लंब डालना है, और वो लंब यहाँ पर बना रहा है, और ये एंगल जो है आपके पास मान लीजिए थीटा है। तो अब एक बार देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल में अगर आपको बोलूं ओपी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो कर्ण हाइपोटेनियस क्या है, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। देख सकते हैं आप, ये रहा आपका ओपी और ये रहा आपका पी क्यू और ये रहा आपका ओ क्यू। ठीक है, अब इसमें जो ओ क्यू है उस ओ क्यू को आप क्या लिख सकते हो, ये रहा पूरा ओ क्यू, ओ क्यू को दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, ओ जी प्लस जी क्यू। तो यहाँ पे आपको लिख रहा है सबसे पहले जो मैंने बताया वो तो ये, और फिर ओ क्यू को आपने लिखा है ये ओ जी प्लस जी क्यू प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट, या फिर सिंपली ए टू ए बी कर लो आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये थर्ड टर्म आपके पास एज इट इज है। ओजी स्क्वायर जो है वो एज इट इज लिखा है। अब इसमें देखिए ये जी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे है और क्यू पी का स्क्वायर है, मतलब जी क्यू का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस क्यू पी का स्क्वायर दिया हुआ है। इन दोनों को मिला के यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, जीपी का स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है वो डायग्राम में दिखा देती हूँ। जी क्यू का स्क्वायर ये देखिए आपके पास, जी क्यू का स्क्वायर ये रहा और पी क्यू का स्क्वायर ये रहा, दोनों को मिला के क्या हो रहा है, जीपी का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास जी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीपी का स्क्वायर, और 2ab जो है उसमें देखो 2 एज इट इज लिखा है, ओजी एज इट इज लिखा है, जीक्यू को क्या लिखा है, जीक्यू को लिखा है जीपी कॉस थीटा। तो जीक्यू को हमने जीपी कॉस थीटा कैसे लिखा वो भी देख लेते हैं। तो ये ट्राइंगल लेना आप, कौन सा ट्राइंगल, जी क्यू पी। इस ट्राइंगल में एंगल थीटा दिया हुआ है, यहां से cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, आधार कितना आपके पास जी क्यू और कर्ण कितना आपके पास जीपी। तो यहाँ से जी क्यू की वैल्यू निकालते हैं, जी क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट जीपी cos थीटा। इसलिए जी क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, जीपी cos थीटा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई करके और समेशन लगा देना है। तो इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, समेशन लगाना है तो इक्वेशन 1 मिल जाएगी। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल रहा है समेशन m ओ पी स्क्वायर, ये हमारा डिजायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई वाई प्राइम के अबाउट। क्यों, क्योंकि ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आप यहाँ पर देखिए ये बिंदु P था, ठीक है, और वाई वाई प्राइम से इसकी दूरी कितनी है आपके पास, ओपी है। तो अगर मैं समेशन m
और ओपी का स्क्वायर करती हूँ तो ये डिस्टेंस जो है ये मुझे आई देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये एंगल 90 है। आप विजुलाइज कीजिए, क्योंकि ये बॉडी जो है वो तो 2 डायमेंशन में है और वाई वाई प्राइम इसके बिल्कुल लंबवत है। तो कोई भी सर्कल जो होगा उस सर्कल के बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर एक्सिस डालेंगे तो उस सर्कल पे कोई सा भी बिंदु होगा तो वो उसके साथ 90 का एंगल ही बनाएगा। तो लंबवत दूरी आपके पास कितनी हो गई, लंबवत दूरी आपके पास ओपी हो गई। तो ये आपका जो टर्म है वो इस एक्सिस यानी कि वाई वाई प्राइम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा विच इज आई। सिमिलरली अगर मुझे ए बी के अबाउट चाहिए तो यहाँ पर पॉइंट जी है, जी को क्या मिलाना पड़ेगा, पी से मिलाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस जीपी है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ए बी और वाई वाई प्राइम एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो ये डायग्राम बेसिकली अगर मैं और थोड़ा सा क्लियर बनाऊं तो सर्कल के फॉर्म में अगर बनाते हैं तो ये देख लीजिए कि वाई वाई प्राइम आपके पास इस तरह से है और ए बी आपके पास बिल्कुल इस तरह से है। ठीक है, तो अगर आपका पॉइंट मान लीजिए, अगर आपका पॉइंट पी यहाँ है तो इसको इससे मिलाओगे तो ये भी 90 के एंगल पे है और इसको इससे मिलाओगे तो ये भी 90 के एंगल पे है। तो ओपी जो स्क्वायर करेंगे और ये जी है तो समेशन एम और ओपी का स्क्वायर जो है वो तो आई देगा और समेशन एम जीपी का स्क्वायर जो देगा वो आपको क्या देगा, आई नोट देगा। और ओजी डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, डी दी हुई है। तो पिक्चर में चलते हैं तो ये आपके पास आई हो गया और समेशन यहाँ पे ये जो टर्म है ये आपका क्या हो जाएगा, आई नोट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एम ओ जी स्क्वायर है, ओ जी क्या है आपका डी है और समेशन एम क्या हो जाएगा, टोटल एम। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एम डी स्क्वायर। तो हमें मिल रहा है आई इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर प्लस आई नोट और ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है तो हमें मिल रहा है यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन। अब हमें सिर्फ इस वाला टर्म का ध्यान देना है कि ये वाला टर्म जो है अगर जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये टर्म जीरो होगा सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के टाइम पे ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी है उसका कोई बिंदु सेंटर ऑफ मास है तो उसके चारों तरफ जो भी पार्टिकल होंगे सभी पार्टिकल का मास और उनकी दूरी और इनका समेशन अगर लेते हैं यानी सभी पार्टिकल का मास और सेंटर ऑफ मास से उनकी दूरी, सेंटर ऑफ मास से उनकी दूरी मतलब RCI, ये हमारे पास जीरो होगा सेंटर ऑफ मास होने के लिए। अब इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पर जी पॉइंट दिया हुआ है तो वापस डायग्राम अगर मैं बनाती हूँ तो देखो इस बार हमारे पास क्या है, ये बॉडी है, यहाँ पर हमारे पास ये ए बी था, ठीक है, ये जी था और हमारे पास यहाँ पर बिंदु पी था। हम ठीक है, हमने ये जीपी था इसका एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया और ये हमारे पास था क्यू और ये हमारे पास जो दूरी थी वो कितनी थी, जीपी कॉस थीटा, जीपी कॉस थीटा। तो अगर मैं समेशन एम को जीपी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो जितना मास इधर है और ये सेंटर ऑफ मास है, इधर पार्टिकल होगा, इधर पार्टिकल होगा, इधर पार्टिकल होगा, सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो। सपोज यहाँ पर भी पार्टिकल है, उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा। और अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसके चारों तरफ जो है द्रव्यमान का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा और उस द्रव्यमान के एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो हमारी थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। दैट्स इट, ये दो थ्योरम थी। अब इनका यूज करके हम अलग अलग जो बॉडीज हैं उनका क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे।